जेड वाले में सवाल में टेम्परेचर वाला सवाल हो गया था ना, बोलो। चलो रियल गैस इक्वेशन। सब कुछ सही, अंगूठा दिखाइए। अभी की रियल गैस इक्वेशन जो है उसको बोलते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है, कैसे आई, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। रियलिटी लेकिन यही है, देखिए ना, वो जो आप पहले पढ़ते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वो तो मतलब धोखा है। अब इसमें करेक्शन किए गए हैं ना। देखिए रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करती नहीं, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे। तो दो प्रकार के करेक्शन किए गए। पहला करेक्शन था वॉल्यूम करेक्शन। देखिए वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो गैस का वॉल्यूम होता है फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मोशन। किसी भी गैस को आप मोशन करने के लिए जितनी जगह देते हैं वही उसका वॉल्यूम होता है। तो अगर आप ज्यादा जगह देंगे तो ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, कम जगह देंगे तो कम वॉल्यूम हो जाएगा। यही लॉजिक लगा के आप चलते हैं। हाँ। अब जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर मान लो आपने आइडियल गैस भर दी, और एक बार एक कंटेनर आपने ऐसा ही लिया और इसके अंदर आपने मान लीजिए कोई रियल गैस भर दी। तो दोनों में कहानी अलग अलग है। देखिए कंपेयर करिए दोनों को। आइडियल गैस में आप क्या मान के चलते हैं? अगर आप सवाल देखिए आइडियल गैस के ऊपर लगा रहे हैं तो आइडियल गैस में आप पॉइंट मास मान के चलते हैं ना। पार्टिकल्स को क्या मानते हैं? पॉइंट मास। ऐसा। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर पार्टिकल आपने भरे तो ऐसे पार्टिकल भर देंगे डॉट 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 डॉट, ये सब पॉइंट मास है, बराबर। लेकिन रियल गैस में जब आप जाएंगे तो बताइए रियल गैस में ऐसा थोड़ी होता है। रियल गैस में बताइए आप पार्टिकल को क्या मानते हैं? रिजल्ट स्फेयर, बताया था मैंने आपको। तो यहां पे स्फेयर मानेंगे। स्फेयर मानेंगे तो बताइए पार्टिकल कुछ ऐसा होगा, तो मॉलिक्यूल कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां कहानी कुछ ऐसी है, एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, एक यहां है। ठीक है, अब आप ये चेक करें कि ये जो पार्टिकल हैं इनको मोशन के लिए कितना अवेलेबल स्पेस आपने प्रोवाइड कराया है। जितना अवेलेबल स्पेस आप देंगे वही इनका वॉल्यूम माना जाएगा। अब जब यहाँ पे सीन ऐसा होता है पार्टिकल बहुत छोटे छोटे पॉइंट मास आप मानते हैं, तो अगर मान लीजिए जैसे कुछ ये धूल के पार्टिकल्स है ना, डस्ट है मान लीजिए, इतने छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे मान रहे हैं आप, तो मान लीजिए मैं इनको झाड़ू लगा के भाई साहब इकट्ठा कर दूं एक जगह। तो सबको अगर मान लीजिए आपने झाड़ू मारा और भाई साहब इकट्ठा कर दिया एक जगह, तो सब के सब इधर आ गए साइड में। बताओ इतनी जगह में क्या सारे पार्टिकल आ जाएंगे? ऐसे पॉइंट मास है, जरा सी जगह में सबके सब आ गए, तो इतनी जगह इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, बाकी सब फ्री अवेलेबल स्पेस है। अब ये जो जगह इन्होंने ऑक्यूपाई की है वेसल के सामने तो बहुत छोटी है, तो आप लॉजिक क्या देंगे यहाँ पे? आइडियल गैस के केस में, आइडियल में आप लॉजिक देते हैं कि जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। किससे? वॉल्यूम ऑफ वेसल से। इसलिए आप कहते हैं कि इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। और जब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो बताइए इसको माना जाता है कि ना के बराबर है, तो फ्री अवेलेबल स्पेस कितना है? पूरा ही। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसके बराबर हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ वेसल के बराबर हो जाता है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पूरा अवेलेबल स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए 3 लीटर का कंटेनर है, आप आइडियल गैस का सवाल लगा रहे हैं, तो आप कंटेनर का वॉल्यूम कितना मानते हैं? 3 लीटर। तो गैस का वॉल्यूम भी कितना मानते हैं? 3 लीटर। 4 लीटर का कंटेनर यही रख दीजिए तो 4 लीटर हो जाएगा आंसर। तो यहां कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट मास मान के चलते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आप चेक करेंगे तो रियल गैस का वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। जब आप यहां पे झाड़ू मारेंगे ना थोड़ा और इन पार्टिकल्स को इकट्ठा करेंगे, मान लीजिए एक के बगल में एक एकदम सटा के भी लगाएं आप ऐसे, तो भी
तो भी देखिए सिग्निफिकेंट जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो रियल गैस को कितना वॉल्यूम अवेलेबल स्पेस मिला, वेसल के वॉल्यूम से कहीं कम, बराबर। तो ये फ्री अवेलेबल स्पेस माना जाएगा क्योंकि ये तो ऑक्यूपाइड हो गया। पॉइंट समझ में? इसलिए आपसे कोई पूछे कि बताइए रियल गैस का जो अवेलेबल स्पेस है वो कैसा है, वेसल के वॉल्यूम से कम। आइडियल गैस का कैसा है, वेसल के वॉल्यूम के बराबर, है ना। तो आइडियली आप कह रहे थे आइडियल गैस के केस में वेसल के वॉल्यूम के बराबर मामला है और यहाँ पे कम है, तो रियल गैस को क्या कम वॉल्यूम मिलता है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपसे पूछा जाए बताओ रियल गैस को वॉल्यूम कैसा मिलता है, वी रियल और वी आइडियल में कौन छोटा है, तो वी रियल छोटा है। रियल गैस को कम जगह मिलती है ऑक्यूपाई करने के लिए। पॉइंट समझ पा रहे हैं? इसलिए करेक्शन होना चाहिए किसमें, वॉल्यूम में। पहला करेक्शन इसी लॉजिक पे था जिसको बोला गया वॉल्यूम करेक्शन। स्लाइड नंबर 2 पे आइए। दूसरा करेक्शन किसके बारे में था भाई, प्रेशर करेक्शन। तो पूछा गया प्रेशर करेक्शन क्यों किया जाए, समझाओ। इसके पीछे क्या लॉजिक है, फिर से कंपेयर करिए। एक बार एक कंटेनर ले लो, इसमें आइडियल गैस भर दो, एक बार इसी कंटेनर के अंदर रियल गैस भर दो। पता जब इसके अंदर आइडियल गैस भरोगे तो आइडियल गैस के पार्टिकल तो ऐसे ऐसे पॉइंट मास, रियल गैस के पार्टिकल तो भाई ऐसे। अब बताइए दोनों में क्या फर्क है, फोर्स के मामले में, प्रेशर के मामले में आइए। तो अगर आप आइडियली बात करते हैं तो बताइए यहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मौजूद ही नहीं है। आपने आइडियल गैस किसे बोला, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो, 0। तो यहां कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। तो आप मान के चलेंगे कि ये पार्टिकल जब दीवार पे जाके मान लो टकराने जा रहा है ये वाला, तो ये दीवार पे जब जाके टकराने जाएगा कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो पीछे से कोई पार्टिकल इसको रिटार्ड नहीं कर रहा है, मतलब कोई घसीट नहीं रहा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ना ये इसको घसीट रहा है, ना ये घसीट रहा है, ना ये घसीट रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब क्यों नहीं मौजूद है, बताओ। इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है, ना ये है, ना ये है और ना ये है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो कोई पार्टिकल उसको रिटार्ड कर ही नहीं रहा, जिस मोमेंटम के साथ जा रहा है उसी से टकराएगा और दीवार को एक मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। दीवार को जो लीनियर मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा, है ना। मान लीजिए इसका मास m है तो mv मोमेंटम लेके टकराया, दीवार को जो भी मोमेंटम ट्रांसफर हुआ उसकी वजह से आप दीवार पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, फिर वहां से प्रेशर निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। बोलो भाई, P इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है, m इंटू ए क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो बताइए अगर आप पूरी बात को समझे एक बार में, तो फोर्स क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, देखो m इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बराबर। और उसमें एरिया और डिवाइड कर दो तो प्रेशर आ जाएगा। कुल मिलाकर के इसका जो मोमेंटम ट्रांसफर ये कर रहा है इसकी वजह से दीवारों पे फोर्स लगेगा और यही जो प्रेशर अप्लाई होगा इसे आप बोल देंगे आइडियल गैस का प्रेशर। क्लियर है पॉइंट? रियल गैस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहीं पे रियल गैस में बात करें तो बताइए रियल गैस में जब ये पार्टिकल दीवार पे टकराने जाएगा कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ मोमेंटम के साथ, तो पीछे के पार्टिकल क्या इसको रिटार्ड कर रहे होंगे, ये इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बताइए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ये इस वेलोसिटी को कम कर देगा। अब ये v वेलोसिटी से थोड़ी टकराएगा, अब ये v डैश से टकराएगा। और अगर आप देखें ध्यान से तो v डैश कैसा हो जाएगा, v से कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं। तो बताइए दीवार पे क्या उतना ही मोमेंटम ट्रांसफर कर पाएगा जितना आइडियली आप करा रहे थे, या उससे कम कर पाएगा? तो उससे कम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाले पार्टिकल ने इसको थोड़ा घसीट दिया अपनी तरफ। बहुत समझ में आ गई? तो बताइए अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दीवार पे जो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा वो कम करेगा, तो दीवार पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो भी कम करेगा। तो इसलिए रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम होता है। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि दोनों बातों में जरा कंपेयर करो, इधर क्या चल रहा है, पी रियल, इधर क्या चल रहा है, पी आइडियल। बताओ दीवार पे किसने फोर्स कम लगाया, रियल गैस ने, तो रियल गैस का प्रेशर भी कम होगा। तो आप ये चलेंगे। अब सवाल उठता है रियल गैस का प्रेशर भी कम इसलिए प्रेशर करेक्शन करो, रियल गैस का वॉल्यूम कम इसलिए वॉल्यूम करेक्शन करो। अब दोनों करेक्शन कर डालते हैं। करेक्शन क्यों करे जा रहे हैं, ये कितने को बात समझ में आ गई? जल्दी से फटाफट अंगूठा दिखाइए, कारण क्या है। ठीक है,
जब दोनों करेक्शन कर दिए गए तो फिर आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, इसको बोलते हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन। ठीक है, ये लो ये, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये प्रेशर करेक्शन है, और ये वाला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, अब प्रश्न यहां पे देखिए फिर से उठता है, ये इक्वेशन अचानक से कहां से आ गई? तो इसमें दो करेक्शन किए गए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी थी ना पहले इक्वेशन, उसमें दो करेक्शन किए गए, एक प्रेशर में और दूसरा वॉल्यूम में। ये हो गया भैया प्रेशर करेक्शन, और ये हो गया वॉल्यूम करेक्शन। तो प्रश्न यहाँ पे एक टेक्निकल ये उठता है कि जब रियल गैस का प्रेशर भी कम था और रियल गैस का वॉल्यूम भी कम था, तो दोनों में करेक्शन तो एक जैसे होने चाहिए थे, भाई दोनों चीजें कम है, तो यहां आप माइनस लगा रहे हो, यहां पे आप प्लस लगा रहे हो, ये क्या चक्कर है? प्रेशर करेक्शन में प्लस क्यों लगाया जाता है, वॉल्यूम करेक्शन में माइनस क्यों लगाया जाता है? ये सवाल का जवाब जनता देती नहीं है ना, कहते हैं इसको याद कर लो, हो गया वन डर वाल इक्वेशन, हो गई, कोर्स खत्म हो गया। तो कोर्स तो खत्म हो ही रहा है, उसके साथ आप भी खत्म हो रहे हैं, तीन लोग खत्म होते हैं एक साथ, एक कोर्स को पढ़ने वाला और एक कोर्स को पढ़ाने वाला, दो खत्म लोग मिलकर के एक चीज को खत्म कर रहे होते हैं, टोटल तीन चीजें खत्म हो जाती हैं। यहां पे मेरे दोस्त जो ए और बी है वो क्या है, समझ रहे हैं? फर्स्ट क्लास। कोई पूछे आपसे ए और बी कौन है? तो ये कारण पे चलते हैं थोड़ा, वंडरवॉल कांस्टेंट है ना, तो ये वंडरवॉल कांस्टेंट है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि एक जगह माइनस एक जगह प्लस क्यों लगाए, इन सबके लॉजिक समझाओ थोड़ा सा, ये बी क्या है, ए क्या है, कहां से आया, और ये सब करेक्शन कैसे हुआ। 4 नंबर पे पहले वॉल्यूम करेक्शन पे आ जाते हैं ना। वॉल्यूम करेक्शन देखो भैया, मान ले कंटेनर, अब आप रियल गैस की बातें कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए इसके अंदर मैंने पार्टिकल भर दिया रियल गैस का, अब ये रिजिड स्फीयर है ना, पॉइंट मास नहीं है, तो ये सब फिर आपको ये चेक करना है कि करेक्शन क्यों किया, तो मैंने रीजन पीछे बताया हुआ है कि अगर आप फ्री अवेलेबल स्पेस चेक करना चाहते हैं तो झाड़ू मारिए इनके ऊपर, तो जैसे झाड़ू मारेंगे तो भाई साहब सब इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह, तो इनको इकट्ठा कर लिया मैंने एक जगह, देखो है ना। फिर जब इकट्ठा कर लिया तो बताइए इन्होंने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, बराबर, तो ये तो वॉल्यूम पैक्ड हो गया ना इनकी वजह से, अगल बगल भी सटा के रखो तो इतनी जगह तो खराब करेंगे करेंगे ना। अब आपने पढ़ा है पीछे की वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन क्या है, फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मोशन। आप किसी गैस को मोशन करने के लिए जितनी जगह देते हैं वही उसका वॉल्यूम है, बराबर। अब आप भाई साहब कह रहे हैं मैं इतनी जगह तो बर्बाद कर चुका हूं, तो ये बर्बाद जगह को क्या नाम दिया जाएगा, इसको बोला गया स्मॉल बी, इसको एक नाम दिया इन्होंने स्मॉल बी, इसको बोला को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, या जितनी जगह बर्बाद हो गई। तो प्रश्न ये उठता है कि एक्चुअल रियलिटी में कितना फ्री अवेलेबल स्पेस है, क्योंकि इतनी जगह तो बर्बाद हो गई है ना। अगर ये पूरा कंटेनर भी वॉल्यूम का था तो उसमें से ये जगह बर्बाद हो गई, इसको माइनस करना चाहिए, तब जाके आपको एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम गैस को मोशन करने के लिए कितना अवेलेबल है, तो आपको कहना चाहिए वेसल का जो भी वॉल्यूम था वो तो नहीं अवेलेबल है, उसमें से कुछ कम अवेलेबल है, तो आपको उसमें से जितना ऑक्यूपाई हो गया या जितना को वॉल्यूम है, जितना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, वो माइनस करना चाहिए। बोलो भाई, बात समझ में आती? तो आपके पास मान लीजिए कंटेनर था कुछ लीटर का, तो उसमें से आप ये माइनस करेंगे तभी तो अवेलेबल स्पेस ये वाला आएगा, एक्चुअल स्थिति, रियल स्थिति, तो वो निकालने जा रहे हैं। जब वो निकाला जाता है तो मेरे दोस्त क्या करते हैं, वेसल का वॉल्यूम तो वी लगा देते हैं, उसमें से ये माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं बी, स्मॉल बी,
कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। अगर आप 1 मोल पे सवाल लगा रहे हैं तो उसको बोला गया स्मॉल बी। तो जरा बताइए, अगर आप 1 मोल पे सवाल नहीं लगा रहे हैं, 2 मोल पे लगा रहे हैं, तो कितनी जगह बर्बाद होगी? 1 मोल मान लीजिए अगर स्मॉल बी जगह बर्बाद करता है, तो 2 मोल कितनी जगह बर्बाद करेंगे? 2b। तो n मोल कितनी जगह बर्बाद करेंगे? nb। तो v में से nb माइनस कर दो अगर आप सवाल किस पे लगा रहे हो? n मोल के लिए। तो बताइए इसमें से nb क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। v क्या है? वेसल का वॉल्यूम। माइनस कर दिया तो ये क्या आ गई? एक्चुअल स्थिति। कितने मोल के लिए? n मोल के लिए। ऊपर वाली किसके लिए? ऊपर वाली 1 मोल के लिए। तो 1 मोल पे लगाना तो ये लगाइए, n मोल पे लगाना, लेकिन आप तो जनरल बात करेंगे तो आप यही लगाएंगे n मोल के लिए। तो पहला फैक्टर कहां से है? कितने लोग बात समझ में आ गई? तोड़ो फुफाओ, कह रहे रसगुल्ले में नमक कम। पांच नंबर पे चले। हाँ भाई, अब देखिए यूनिट पे चर्चा कर लेते, थोड़ा स्मॉल बी पे बात हो ही रही तो बात खुल के हो जाए। यूनिट ऑफ बी, अगर आप यूनिट ऑफ बी पे बात करें तो बताइए, ये इक्वेशन है जनरल बिल्कुल n मोल के लिए। तो इन दोनों टर्म्स को आपने माइनस किया है, तो जब भी दो टर्म्स को प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो उनके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो v की यूनिट और nb की यूनिट सेम होनी चाहिए। बात समझ में आती है? तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। चेक कर लो, यूनिट ऑफ v इज इक्वल टू यूनिट ऑफ nb। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। n क्या है? मोल। स्मॉल बी का पता नहीं तो पता कर लो। तो आंसर हो गया लीटर मोल इनवर्स। ये भी सवाल डायरेक्ट आ सकता है, यूनिट ऑफ बी बताएं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बी क्या है? अगला प्रश्न। सिग्निफिकेंस ऑफ बी का मतलब बी क्या सिग्निफाई फिजिकली? तो अच्छा ये बताइए, बी मार्केट में आया कैसे? बी का लॉजिक कहां से है? ये जगह जो ऑक्यूपाई की, यही तो माइनस किया ना आपने, यही तो बी है। तो ये जगह क्यों ज्यादा कब ऑक्यूपाई होगी और कम कब ऑक्यूपाई होगी? ये वाली, जब ये पार्टिकल मान लो बड़े बड़े होते और बड़े पार्टिकल होते हैं तो और जगह बर्बाद करते। तो सीधा कनेक्शन स्मॉल बी का किसके साथ है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। तो पी प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। मान लीजिए आप दो गैसेस कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस गैस का साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उसका बी भी ज्यादा लगाएंगे आप। बरोबर। तो जैसे मान लीजिए एक गैस का पार्टिकल है छोटा और एक गैस का पार्टिकल है बड़ा, अलग अलग गैस है तो अलग अलग साइज होंगे इनके। तो अगर इसका छोटा साइज इसका बड़ा साइज है तो गैस ए है, ये गैस बी है। आपसे पूछा जाए बताइए इसका साइज पार्टिकल का मॉलिक्यूल का कैसा है? कम है। इसका साइज कैसा है? ज्यादा है। तो बी किसका ज्यादा होगा? इसका बी कम होगा, इसका बी ज्यादा होगा। कर लेंगे कंपेयर। बोलो भैया। तो बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस डन। ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें सवाल। क्वेश्चन लिखें, बी को कंपेयर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बताओ भाई कंपैरिजन क्या होगा? देखिए F2Cl2 में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल किसका होता है? F2 के नीचे Cl2 आता है, तो Cl2 का साइज बड़ा होगा, इसका बी बड़ा होगा। बी का कंपेयर कर रहे हैं मामला। देखिए HENE ArKr ये सब एक लाइन में ऐसे मिलते हैं एक ग्रुप में, तो नीचे जाने पे साइज क्या होगा ग्रुप में? पीरियोडिक टेबल में बढ़ेगा, तो जिनॉन बड़ा है, तो ये लो भैया। C3H8 इन सब में कंपेयर करिए किसका बी ज्यादा है? तो यहां देखिए 3 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है इसका साइज बड़ा होगा, तो ये बी का ऑर्डर है। कितनों का ऑर्डर समझ में आने लगे? और एक एग्जांपल लीजिए। तो ऐसा नहीं कि बी का नाम लेके छोड़ देते हैं यहाँ पे क्लास में, ऐसा नहीं, वो वाली पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं होती है।
कई लोग तो ये पढ़ के भाई साहब इसका कहते हैं वंडरवॉल खत्म हो गया, लो फिनिश, चले अब आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। और बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ा रहे हो जहां 1.5 लाख रुपए पैसे लेते हैं, पैसे के नाम पे तो जायदाद दे लेते हैं पूरी, पढ़ाने के नाम पे नींबू लीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। अगला लीजिए, शिकंजी पी लीजिएगा आप घर जाके, हाँ गर्मी बहुत पड़ रही, घर लौट जाइए। आगे बढ़िए, अगला एग्जाम्पल। कहेंगे सर बाकी कहां से पढ़ना है, करें बाकी मॉड्यूल दे दिया ना आपको, मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा, सेल्फ ट्रेडिंग कर लीजिएगा। और जनता इतनी बड़ी वाली होती है कि यकीन भी कर लेती है कि चलो कर लेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें सेल्फ ही पढ़ना था तो मॉड्यूल घर मंगा लेते, आजकल तो सब मटेरियल घर आ जाता है, आप ऑर्डर करिए, आपको हर जहां का मॉड्यूल चाहिए घर पे मिलेगा आपको, घर में पढ़ लो बैठ के, फिर क्यों आते हो इधर उधर। इनमें कंपेयर करना बी को है ना, ठीक है। जब बी को कंपेयर करेंगे तो ये देखिए, ये ओपन चेन है मेरे दोस्त, और ये उसका आइसोमर है। आइसोमर समझते हैं, तो चेन आइसोमर बना दें। तो बताइए आइसोमर जब आप बना रहे हैं तो आइसोमर बना देंगे तो बताइए ये है तो सेम कार्बन ही, लेकिन बस इसमें ओपन चेन है स्ट्रेट, और यहां पे आपने ऐसे एक ब्रांच बना दी। अब बताइए अगर आपने ऐसा कार्यक्रम कर दिया तो इसमें कंपेयर करना बी किसका ज्यादा है। ये नॉर्मल ब्यूटेन है ऊपर वाली, देखिए इसका नाम बताओ, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसो ब्यूटेन है। अब बताओ जरा किसका साइज बड़ा होगा। तो बताइए जब चेन ओपन रखेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का डायमीटर बढ़ेगा तो बड़ा मॉलिक्यूल होगा। जब आप ऐसे एक ब्रांच बना देंगे तो बताइए कि साइज थोड़ा कम हो जाएगा। पहले आपने ओपन चेन रखी है ऐसे, फिर आपने ऐसे ब्रांच बना दी तो साइज कम हो जाएगा, तो इसका साइज ज्यादा होगा। कितनी बात समझ में आ गई। चले तो बी कंपेयर हो रहा है। अब बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर चर्चा करिए। वैल्यू ऑफ बी, देखिए अगर आप लॉजिकली सोचिए कि बी क्या है, तो आप बी का मतलब ये है कि एक मोल ने कितनी जगह बर्बाद करी। देखिए बी आपने यहां माइनस किया था ना, एक मोल के लिए बी माइनस किया था ना, एन मोल के लिए एन बी माइनस किया था। तो पहले एक मोल पे बात करते हैं। एक मोल ने बी जगह बर्बाद करी, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एनए मॉलिक्यूल, यानी कि एनए मॉलिक्यूल ने, एनए समझ रहे हो ना, वो कहते नंबर 1 मोल में एनए मॉलिक्यूल, तो एनए मॉलिक्यूल ने बी जगह बर्बाद करी। तो फिर एक मॉलिक्यूल ने जो जगह बर्बाद की वहां सोचना शुरू करते हैं। पहले सोचना शुरू करिए कि एक मॉलिक्यूल क्या जगह बर्बाद कर सकता है, तब आपको वैल्यू समझ में आएगी। तो मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक मोल नहीं, क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिए, एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल मतलब एक पार्टिकल लेके बैठे हैं, उसकी रेडियस मान लीजिए आर है, तो ये कितनी जगह बर्बाद करेगा बताओ अपनी वजह से, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर एक रिजल्ट स्फीयर ऐसे एक बॉल है तो बताइए कितनी जगह बर्बाद करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आती है बात। मान लीजिए ऐसे दो मॉलिक्यूल होते तो डबल, एनए होते तो एनए मल्टीप्लाई कर दो। तो बताइए अगर ऐसे एनए मॉलिक्यूल होते तो कितनी जगह बर्बाद करनी चाहिए उसको, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एनए, यही तो करनी चाहिए ना भाई, बोलो। अगर ऐसे एनए मॉलिक्यूल होंगे तो एक मॉलिक्यूल इतनी जगह बर्बाद करता है, तो एनए मॉलिक्यूल इतनी जगह बर्बाद करेंगे। एनए मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल इतनी जगह बर्बाद करेगा। अब अगर एक मोल इतनी जगह बर्बाद करेगा तो यही बी होना चाहिए, लेकिन बी ये नहीं होता है, बी बल्कि इससे 4 गुना ज्यादा होता है। अब प्रश्न ये उठता है ये 4 कैसे मल्टीप्लाई हुआ। एक मोल के लिए बी की वैल्यू ये लगाई जाती है। तो प्रश्न एक बस बचा है कि 4 कहां से आ गया अचानक से, है ना, 4 गुना जगह बर्बाद कैसे हो गई, होना तो ये चाहिए था। तो इसका रीजन समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर आप मॉलिक्यूल को अगर सटा सटा के भी रखते हैं, हालांकि वो तो रैंडम मोशन करते हैं। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे कोई सॉलिड पैकिंग थोड़ी चल रही कि एकदम बगल बगल में होंगे, ऐसे तो होते नहीं पहली बात तो। लेकिन मान ले चलो ऐसे भी हो गए तो भी जो आप पहले सोच रहे थे ये आंसर तब भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बताना इनके बीच में अगर आप ऐसा भी पैकिंग मान लेते हैं तो ये जगह, ये जो बीच में है, ये भी तो बर्बाद हो गई, ये भी तो बर्बाद हो। क्या यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आ पाएगा, नहीं। कहीं याद तो रहा है छोटे छोटे, तो पार्टिकल का साइज तो इतना है ना, तो इतना छोटा मॉलिक्यूल तो है ही नहीं ना वहां। बताइए अगर पार्टिकल का साइज इतना इतना है तो क्या इतना बड़ा मॉलिक्यूल अब यहाँ पे कहीं सेट हो पाएगा, यहाँ पे नहीं।
यहाँ नहीं सेट हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं, तो ये सब जगह भी तो बर्बाद हो गई। तो ये जो बीच बीच में जगह बर्बाद हो रही, इनको तो आप काउंट ही नहीं कर रहे, उनको भी काउंट करें तब जाकर के आंसर इंटू 4 आता है। कह रहे क्लियर करो 4 क्यों आया, 3 क्यों नहीं आया। ज्यादा आए गए तो समझ में आता है ना, कभी तो बोल दो मेरे दोस्त, ज्यादा आएगा ये समझ में आता है, ठीक है। तो ज्यादा आएगा ये समझ में आता है, तो 3 गुना ज्यादा आएगा, 2 गुना ज्यादा आएगा, 4 गुना ज्यादा आएगा, ये नहीं समझ में आया तो ये समझ लेते हैं। 10 नंबर पे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने कहा कि भाई साहब मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया, एक मॉलिक्यूल मान लो उसके बगल में, तो 2 मॉलिक्यूल ऐसे सटे हुए हैं। अब ये मिलके कितनी जगह बर्बाद कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि भाई साहब मिलके ये इतनी जगह बर्बाद कर देंगे, ये और प्लस ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक पर्टिकुलर टाइम पे इससे कहीं ज्यादा जगह बर्बाद करते हैं। करीब इतनी इतनी। अब करीब इतनी जगह क्यों बर्बाद करते हैं, देखिए चेक करिए इसका लॉजिक देखिए। तो ठीक है, इतनी जगह क्यों बर्बाद करते हैं जरा समझिए। क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल यहां बैठा है, एक मॉलिक्यूल यहां बैठा है, तो भाई साहब ये जो जगह है ये यहां इतने में क्या इसके बराबर का कोई नया मॉलिक्यूल आ पाएगा, नहीं। क्या इस जगह में यहां पे इतनी जगह में इसके बराबर का कोई नया मॉलिक्यूल आ पाएगा, नहीं। तो यानी कि ये सब जगह भी तो बर्बाद हो गई हैं। तो बताइए 2 मॉलिक्यूल मिलकर कुल टोटल इतनी जगह बर्बाद कर देते हैं। अब इस जगह को निकालेंगे कैसे, इस जगह को निकालने का तरीका क्या, देखिए ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है ना। तो अगर इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर, तो ये पूरी 2r हो गई। अब अगर ये 2r है तो बताइए फिर ये आर है तो फिर ये भी तो r होगी, तो ये भी 2r हो गई। तो जो बड़ा वाला आपको स्फीयर दिख रहा है, ये बड़ा वाला, इसकी रेडियस कितनी है, 2r। चेक करो, बड़े वाले का सेंटर यहाँ, तो उसकी रेडियस कितनी, 2r। तो अगर बड़े वाले की रेडियस हो गई 2r, ये तो ये हो गई 2r। तो बताइए 2 मॉलिक्यूल ने मिल करके कितनी जगह बर्बाद कर दी, एक ने नहीं 2 ने। तो आप बोलेंगे 4/3 पाई इंटू 2r3। ये बात समझ में आई, 2 मॉलिक्यूल ने मिलकर इतनी जगह बर्बाद करी है, तो रेडियस कितनी लगाओगे, 2r। छोड़ने से पहले इतनी मैथ तो पड़ी होगी ना, स्फीयर का वॉल्यूम। अगर छोड़ने से पहले 7 रही होगी तो कुछ तो बता के गई होगी, खैर नहीं उसने बस चिट्ठी छोड़ी थी, हाँ तो कुछ तो बताया होगा ना। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल में ऐसा है मामला, तो बताइए एक मॉलिक्यूल कितनी जगह बर्बाद करेगा इफेक्टिवली। क्या एक मॉलिक्यूल इसकी आधी जगह बर्बाद करेगा, थोड़ा मैथ्स का प्रदर्शन देखिए, तो उसको थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/2 4/3 पाई 2r³ को क्या 8r³ लिख सकते हैं ऐसे, 2r होल क्यूब को खोल के। तो काटो काटो जरा, ये इससे कट लेगा तो बताना, बन जाएगा 4/3 पाई r³ और ये 8 और 2 कटेगा तो आंसर आएगा 4। कुछ चमका गया। तो ये जो आंसर आया है ये कितने मॉलिक्यूल ने बर्बाद की जगह, एक मॉलिक्यूल ने इफेक्टिवली। तो एक मॉलिक्यूल इफेक्टिवली इतनी जगह बर्बाद करता है। तो इंटू 4 क्यों आया, समझ में आया। ये एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, मतलब वो अपने वॉल्यूम का 4 गुना जगह बर्बाद करके बैठा रहता है, समझ रहे हो। क्योंकि मॉलिक्यूल कभी यहां होगा, कभी यहां पे भी होगा, कभी यहां पे भी होगा, तो 4 गुना जगह बर्बाद करता है इफेक्टिवली। मतलब इतनी जगह में किसी को नहीं आने देंगे दोनों। अब बताइए कुल मिलाकर के अगर आपसे कहा जाए एक मॉलिक्यूल ने इतनी जगह खा ली, तो एक मोल कितनी जगह खाएगा। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल का मतलब ऐसे Na मॉलिक्यूल। तो बताइए ऐसे Na मॉलिक्यूल्स कितनी जगह बर्बाद कर देंगे, इंटू Na कर दो, 4/3 पाई r³ इंटू 4 इंटू Na। और ये जो पूरा कलेक्टिव आंसर आता है इसी को बोलते हैं स्मॉल बी। स्मॉल बी का मतलब क्या होता है कि एक मोल की वजह से कितनी जगह बर्बाद हुई, तो ये है स्मॉल बी। बात समझ में आ गई। अब अगर आपको स्मॉल बी समझ में आ गया तो बाकी कहानी आगे की क्लियर है। फिर आप उससे कह दो भाई साहब एक मोल ने स्मॉल बी जगह बर्बाद करी, तो बताओ 2 मोल कितनी करेगा, n मोल कितनी करेगा, तो n मोल करेगा NB। खत्म हो गया, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फिर बताइए एक्चुअल वॉल्यूम कितना बचा फिर n मोल के होने के बाद। तो एक्चुअल वॉल्यूम बचा जितना वॉल्यूम वेसल का था माइनस NB।
ये आंसर है एक्चुअल वॉल्यूम का, इसी को लगाया गया वहां पे। कितनों को सारी बात क्लियर होगी, वी माइनस एनबी टर्म कहां से है और बी की वैल्यू क्या है, बी का सिग्निफिकेंस क्या है, बी की यूनिट क्या है। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कर नहीं सकता, इसमें कहानी खत्म है, आगे बढ़ जाइए। ये अंत है। पहले भी कहता हूं मैं सब्जेक्ट का अंत देखना तो यहां ही है, बाकी दिल बहलाने की तो बहुत जगह है। 11 नंबर पे प्रेशर करेक्शन। अगला करेक्शन है भैया प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर में क्यों करेक्शन किया गया, उसके पीछे क्या लॉजिक है और प्लस प्लस क्यों आया। देखिए एक तरफ आपके पास आइडियल गैस है और एक तरफ आपके पास रियल गैस है, दोनों में अंतर समझिए। आइडियल गैस में आपको समझाया गया कि जैसे एक कंटेनर है और इसमें कुछ पार्टिकल हैं, वो दीवार पे जाके टकरा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पीछे से कोई रोकने वाला उनको है नहीं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद ही नहीं है। तो बताइए ये जो पार्टिकल है ये जितना मोमेंटम लेके जा रहा है वो पूरा लेके दीवार पे टकरा जाएगा, पीछे से कोई फोर्स है नहीं, तो ये सब कोई फोर्स यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो। तो दीवार पे जो ये फोर्स लगाता है, मान लीजिए ये वॉल है, तो इस वॉल पे जो ये फोर्स अप्लाई करेगा उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो आप निकाल लेते हैं, उसे आप बोलते हैं पी आइडियल। तो वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है जो उसने दीवार पे, बाहरी दीवार पे लगाया, पी एक्सटर्नल। अब पी एक्सटर्नल का मतलब वो सब नहीं बात कर रहा है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पी एक्सटर्नल का सेंस ये है कि जो पार्टिकल है वो दीवार पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, इसको बोल दिया मैंने पी एक्सटर्नल। इसी को पी आइडियल बोलते हैं, मतलब बाहरी दीवार पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस का प्रेशर। और पीवी इक्वल टू एनआरटी जब हम लगाते हैं तो यही वाला प्रेशर लगा देते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कंटेनर का लगा देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। आप जब रियल में चर्चा करेंगे तो बताइए जो पार्टिकल है जब ये टकराने जाएगा तो पीछे से पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा रहे होंगे, तो पहली चीज तो इसका जो मोमेंटम है वो गिर जाएगा, ये वी डैश लेके जाएगा। मान लें इस पार्टिकल का नाम है ए, मान लेते हैं इस पार्टिकल का नाम है ए, और जो पीछे वाले पार्टिकल इसको बोल दिया मैंने बी, ये बी है, ठीक है। तो बी वाले बताइए ए वाले को क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध के बैठे हैं, ए वाला भी बांध के बैठा है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ए और बी वालों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बताइए दीवार पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग तो रहा ही होगा कुछ ना, लेकिन वो पहले से कम लग रहा होगा। तो ये जो बाहरी दीवार पे प्रेशर लग रहा होगा जिसको हम पी एक्सटर्नल बोल देते हैं, बाहरी दीवार पे लगने वाला फोर्स गैस की वजह से, उसकी वजह से आने वाला प्रेशर, तो हमने उसको पी एक्सटर्नल नाम दिया है, तो हम उसको पी रियल बोल देंगे। रियल गैस ने ये प्रेशर अप्लाई किया दीवार पे, तो ये प्रेशर होना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे एक इंटरनल प्रेशर भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स भी है। तो अगर आप रियल गैस में एक्चुअल प्रेशर देखेंगे तो एक्चुअल प्रेशर दो वजहों से होगा, एक वो प्रेशर जो पार्टिकल दीवार पे लगा रहे हैं, और एक वो भी प्रेशर होगा जो इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अंदर मौजूद होगा। तो इंटरनल प्रेशर भी इसमें जोड़ना चाहिए। जब आप इंटरनल प्रेशर भी जोड़ेंगे तब आपको जाकर के क्या मिलेगा, एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर की यहाँ लॉजिक क्या है, दीवार पे जो प्रेशर लगाया वो प्लस इंटरनल जो अंदर फोर्स की वजह से प्रेशर है वो, जो आप दोनों को ऐड करेंगे तब जाके एक्चुअल प्रेशर मिलेगा। तो बताइए पी एक्चुअल यहाँ क्या लगाना चाहिए रियलिटी में, जो दीवार पे लगा रहे हैं उसको तुम रियल गैस का प्रेशर मान लेते हैं, है ना, जैसे पिछली बार आइडियल का माना था। प्लस एक इंटरनल प्रेशर भी है जो वहां नहीं था, उसको भी यहां पे हम जोड़ेंगे, तब जाकर के जो नेट प्रेशर बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्चुअल प्रेशर ऑफ रियल गैस। बात समझ में आई। अब प्रश्न ये है कि ये जो इंटरनल प्रेशर है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। 12 नंबर, अब रियल गैस में आप आइए, तो मैंने लॉजिक क्या दिया आपको, पी एक्चुअल जो होगा वो होगा पी रियल जो दीवार पे वो लगा रहा है अपने मोमेंटम की वजह से, प्लस इंटरनल प्रेशर, दोनों को जोड़ना चाहिए, तब जाके आपको नेट प्रेशर मिलेगा जो आपको इक्वेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न ये है कि इंटरनल को निकाला कैसे जाए। अब देखिए यहां दो प्रकार के पार्टिकल हैं, एक ए टाइप के पार्टिकल है और एक बी टाइप के पार्टिकल है, ठीक है। तो मान लीजिए इस कंटेनर में टोटल एन मोल है और वॉल्यूम वी है इस पूरे कंटेनर का। क्या बोला मैंने,
कंटेनर में टोटल n मोल है, उसमें सारे मिला के है, ए के पार्टिकल, बी के, सबके मिला के n मोल है। कोई प्रश्न आपसे पूछे कि जो ए टाइप के पार्टिकल हैं उनका क्या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरा मैं आपसे पूछूं कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंटेनर में टोटल कितने मोल है, n मोल। तो बताइए ए टाइप की मॉलिक्यूल का क्या कंसंट्रेशन है, तो इसका भी n/v है, और बी टाइप की मॉलिक्यूल का क्या कंसंट्रेशन है, उसका भी n/v है। प्रश्न है ऐसा कैसे? कंटेनर में अगर टोटल मोल n है तो ध्यान दीजिए सारे जो n मोल हैं वो ए टाइप के भी हैं और सारे n मोल बी टाइप के भी हैं। क्यों? क्योंकि जो ए है वो कल को बी भी तो बन सकता है। जो काम देखिए आज ए कर रहा है वो कल बी भी तो कर सकता है, बी भी तो दीवार पे जाकर टकरा सकता है। जब बी दीवार पे टकराएगा तो बाकी सब उसके लिए ए बन जाएंगे। तो इस कंटेनर में कितने लोग ए टाइप के और कितने लोग बी टाइप के? तो आप क्या कहेंगे? सभी ए टाइप के और सभी बी टाइप के, क्योंकि सब रैंडम मोशन कर रहा है, सब दीवार पे भी टकराते हैं और बाकी उसको रोकते भी हैं। समझ रहे हैं? तो ए टाइप मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन n/v, बी टाइप मॉलिक्यूल का मतलब भी n/v। तो इंटरनल जो प्रेशर आया है इंटरनल फोर्स की वजह से ही तो आया, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आया। तो जो इंटरनल प्रेशर होगा वो इन दोनों के कंसंट्रेशन से ही तो आया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों पे डिपेंड करेगा इंटरनल प्रेशर, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से आया है। तो वो इस पे भी डिपेंड करता है, इसके कंसंट्रेशन पे भी, और इस पे भी डिपेंड करता है। और दोनों n/v है तो मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोपोर्शनल हो जाता है वो n²/v²। यहां से लॉजिक आता है कि जो इंटरनल प्रेशर है वो n²/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर यहां पे एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है जिसका नाम है a, 13 नंबर पे। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं कि जो P इंटरनल है वो प्रोपोर्शनल टू n²/v² है, तो यहां पे कांस्टेंट लगाया वॉन डेर वाल ने, और ये वैल्यू आ गई n²/v² इंटू ए उनका दिया हुआ कांस्टेंट है, और यहां से P इंटरनल आ गया। फिर P एक्चुअल डिफाइन किया। P एक्चुअल आप पीछे ही डिफाइन कर चुके थे, क्या लिखा था आपने पीछे? P रियल, यानी कि जो दीवार पे लग रहा है एक्सटर्नली, और प्लस P इंटरनल, और इंटरनल की वैल्यू निकाल के हम ले आए आपके सामने। तो जो P रियल है या P एक्सटर्नल है उसके अंदर ये वाला जोड़ दो। जब ये वाला जोड़ोगे तो ये बन जाएगा n²a/v²। ये है एक्चुअल प्रेशर, तो आपको एक्चुअल प्रेशर ये लिखना चाहिए। इसलिए प्रेशर करेक्शन जब आप करते हैं तो उसमें पॉजिटिव साइन आता है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? ऐसे रहने दो, चलो बराबर। कितनों को दोनों करेक्शन समझ में आ गया? तो बताइए रियल गैस के केस में एक्चुअल प्रेशर क्या है, वास्तविक प्रेशर क्या है? तो आप बोलेंगे P रियल जो दीवारों पे वो लगा रहा है अपने पार्टिकल की वजह से एक्सटर्नली, प्लस n²a/v²। को पूछे भाई साहब वॉल्यूम एक्चुअल बता दीजिए, तो वॉल्यूम की एक्चुअल स्थिति है वेसल का वॉल्यूम माइनस NB। बी की वैल्यू बता चुका हूं मैं आपको। फिर क्या किया उन्होंने कि PV = nRT, आइडियल गैस फॉलो करती थी, है ना? तो इनका कहना है कि अगर वो आइडियल नहीं है वो रियल है, तो इसमें आइडियल की जगह रियल का डेटा लगाओ, एक्चुअल स्थिति लगाओ, एक्चुअल स्थिति प्रेशर की जो है वो लगाओ यहाँ पे, वॉल्यूम की जो एक्चुअल स्थिति है वो लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये P एक्चुअल लगा दिया जाता है, यहाँ पे V एक्चुअल लगा दिया जाता है, और इसको nRT के बराबर कर देते हैं। इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाती है। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल आंसर आता है। तो अगर आपको ये क्लैरिटी, तो बेसरसन का कोई भी सवाल बीच में बनाता है वो तो आप संभाल लेंगे, कितना भी कठिन क्यों ना। क्लियर? और मामला एसर्जनिज्म की तरफ बढ़ गया तो थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। चले, फाइनल इक्वेशन आपके सामने। अब इसमें जरा ए पे बात कर लेते हैं, बी पे तो हो चुकी है, ए पे बात कर लेते हैं। 16 नंबर पे इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब बताइए अगर आप दो व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ रहे हैं आप, तो इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए।
तो लिखो भी यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट क्या लगाएंगे बताओ? एटीएम। एन स्क्वायर की यूनिट क्या लगाएंगे? मोल स्क्वायर। वॉल्यूम स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे अब लीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट क्या आ गई यहां से? यूनिट ऑफ ए आ रहा है एटीएम लीटर स्क्वायर मोल पावर -2। चेक कर लो। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको ये भी मिल सकता है, सिग्निफिकेंस पे आ जाइए। 17 नंबर। सिग्निफिकेंस ऑफ ए। देखिए जो ए का टर्म आया है वो आया कहां पे, जरा चेक करके देखिए। यहां पे पहले ये हुआ इंटरनल फोर्स, इस पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू बी पे। फिर यहां पे देखिए ए आ गया। तो अगर ए ज्यादा होगा तो ये इंटरनल फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इंटरनल फोर्स का लॉजिक क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच का। तो ए का सीधा कनेक्शन किससे? इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो जिसका ए ज्यादा होता है उस केस में उस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग मॉलिक्यूल भी ज्यादा होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ए ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। खींचो एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए SO2 का एक मॉलिक्यूल है, SO2 का एक दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच मेथेन और मेथेन के मॉलिक्यूल के बीच कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो इसका ए या इसका ए, किसका ए ज्यादा होगा? तो ध्यान से देखिए, इसका ए ज्यादा होगा। कारण ये है कि SO2 का जब आप मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो ऐसा बनता है, ये शेप बनता है। और अब मेथेन का बनाएंगे तो मेथेन नॉन पोलर है, टेट्राहेड्रल बन जाएगा, सारे वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये नॉन पोलर है। जबकि बगल वाले में ऐसा नहीं होता, ये पोल एंगल के जो वेक्टर्स बनते हैं वो कैंसिल नहीं होते हैं। तो ये पोलर है, दो पोल बनेंगे ना, ऐसे दो वेक्टर बनेंगे, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। बताइए पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। नॉन पोलर में कम होगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका ए ज्यादा होगा। सवाल समझ पा रहे हैं? अगले एग्जांपल पे अभी 18 नंबर। कोई लोग सोचेंगे आदमी रुकता नहीं है बिल्कुल, इसीलिए तो चल रहा है। चलें कंपेयर करिए। F2Cl2 Br2 I2। देखिए लिक्विड स्टेट में होता है ना, और ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं नेचर के अंदर। तो इनके बीच में अगर आपसे कहता है कि बताओ इनमें कंपेयर करो साइज वाइज कैसा है, तो F2Cl2 Br2 I2 में कैसे कंपेयर करोगे? तो जब इनमें कंपेयर करेंगे तो बताइए इनके केसेस के अंदर आप अगर बॉन्ड देखें, बॉन्ड, तो इनके साइजेस बताओ जरा कैसे होंगे। अगर आपसे कहता है कि इसका F2 का साइज बताओ, थोड़ा कम होगा F2 की मॉलिक्यूल, Cl2 थोड़ा बड़ा होगा इससे, Br2 थोड़ा और बड़ा होगा, I2 के पार्टिकल और बड़े होंगे। तो इनके बीच में जो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होगा, सरफेस छोटी छोटी है तो कम वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा। इन सब में वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है, इसमें और ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा। तो ज्यादा वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होने की वजह से I2 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लगता है नेचर में। तो अगर आप देखें इसके अंदर मॉलिक्यूल्स चेक करें चारों के अंदर और देखें कि किसके अंदर ए बड़ा है, तो इसका ए बड़ा है। बराबर। नेक्स्ट भाई, तो ये ए कंपेयर कर रहे हैं। ए कंपेयर करिए।
NH3CO2। अब देखिए NH3 के अंदर क्या होता है, अब हम कई लोग मोलर मास से देखते हैं इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मोलर मास 17 है, इसका मोलर मास 44 है, कहते हैं मोलर मास का ज्यादा है, भारी गैस है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड भी चेक करिए उसके, इसके अंदर H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग होने की वजह से अमोनिया के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा आपको। तो अगर आप A कंपेयर करें तो इसका A ज्यादा होगा, इसीलिए देखिए A ज्यादा होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और लिक्विफिकेशन भी आसानी से होता है, इसीलिए अमोनिया आसानी से लिक्विफाई होती है, आसानी से डिसॉल्व होती है। आगे चल के आप हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो अमोनिया की सॉल्बिलिटी पानी के अंदर जोरदार है बाकियों से। कहानी खत्म, वंडर वॉल समाप्त। अब आपको पुराने कुछ ग्राफ याद दिला देता हूं मैं, ना कुछ बातें मैंने कही थी, कुछ ग्राफ मैंने कहे थे, वो ग्राफ ढूंढ के रखिए, मैंने जो बनाए थे वो वाले ढूंढिएगा, अपने बनाए हुए नहीं। मैंने आपको लिखवाया था कि 2 ग्राफ, इनका कारण मैं आगे बताऊंगा। एक ऐसे ग्राफ था रियल आइडियल का, जल्दी से ढूंढो नोट्स के अंदर, स्क्रीनशॉट आपको डाउट में डालना है, जब रेडी हो जाना तो अंगूठे दिखाना। और एक ग्राफ आपको जो बना था वो तो चलो बता ही देंगे, ऐसा वाला जी, ये डिप मार के ऐसे ऊपर गया था, तो इसका कारण ही बताना था मेरे को कि ये डिप मार के ऊपर क्यों जाता है। तो 2 बातें बतानी थी ना। तो आइए दोनों पे चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये वाला जो ग्राफ बना था, ये जो जनरल ग्राफ आप रियल गैस का लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ऐसा होता है। वो थोड़ा पहले ऐसे थोड़ा फ्लैट होता है, फिर ऐसे डिप मारता है, फिर ऐसे ऊपर निकलता है। तो आप यहां पे देखें तो 3 सेक्शन है इसके। इसका जो पहला सेक्शन है ग्राफ का, एक ये, और एक सेक्शन है जिसमें ऐसा कुछ कर रहा है, और एक सेक्शन है जिसमें ऐसा कुछ कर रहा है। तीनों में अलग अलग काम कर रहा हूं। देखिए एक में ये Z1 से बड़ा हो गया, एक में Z1 से छोटा हो गया, और एक यहां पे देखिए Z थोड़ी देर के लिए 1 भी हुआ है। तो ग्राफ किसका बनाया आपने, Z वर्सेस प्रेशर। तो इसको जोन में बांटिए, 3 जोन में बांटा है। एक मीटिंग लेते थे कोटा में, कहते थे पूरे सेंटर को 3 जोन में बांटा है, बाकी सुनते भी थे जॉन जॉन में बांटा है। तो क्या करें बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये जो लाइन बनी है Z इज इक्वल टू 1 है ना। तो 3 सेक्टर मैंने बना लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। केस नंबर 1 इसको मान लेते हैं, मेन केस है। केस नंबर 2 इसको मान लेते हैं, केस नंबर 3 इसको मान लेते हैं। आइए तीनों केस देखें जरा क्या चल रहा है। ये जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर आप समझ पाए, ये वेरी लो प्रेशर है। ये वाला सेक्टर समझ पा रहे हैं, ये वाला लो प्रेशर से मॉडरेट प्रेशर है। और ये वाला प्रेशर कौन सा है, ये वाला, ये वेरी हाई प्रेशर जोन में आप चले गए। तो बताइए वेरी, अगर ये ग्राफ सही है तो वेरी हाई प्रेशर जोन में पॉजिटिव डेविएशन है, लो मॉडरेट प्रेशर में नेगेटिव है, और बहुत कम जब नेग्लिजिबल हो जाता है तो फिर ये Z1 हो जाता है। तीनों बातों को समझाना है, ठीक है। रेडी। अब कोई आपसे पूछे ग्राफ ऐसा कैसे बना, ये ग्राफ कहां से लाया हो, तो मैं कहूंगा ग्राफ आया इक्वेशन से। तो उसने बोला कौन सी इक्वेशन से, कहने वही वंडर वॉल इक्वेशन, उसी का ग्राफ है ना, रियल गैस का ही तो ग्राफ है। तो मान लीजिए आपको एक प्रश्न पूछता है लो प्रेशर से मॉडरेट प्रेशर, मतलब बहुत कम प्रेशर है, इस पे आप चर्चा करें, या ऐसा लिख देगा लो प्रेशर स्लैश, तो इसका मतलब वही रेंज की बात कर रहा है, इस पे चर्चा करें। तो आप कहेंगे प्रेशर अगर बहुत कम है और आप 1 मोल के लिए मान लीजिए समझ रहे हैं, क्योंकि Z डिफाइन किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो मान लीजिए हम इस इक्वेशन को 1 मोल पे लगाएं, तो 1 मोल पे लगाएंगे तो N यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ भी N1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी ऐसी, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB में N1 हो गया, तो V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब बताइए प्रेशर कैसा है, प्रेशर बहुत कम है। जब प्रेशर बहुत कम है तो बताइए वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा तो स्मॉल बी उसके सामने नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल बी तो वैसे ही बहुत छोटा होता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, 10 टू द पावर -3-4 ऑर्डर के होते हैं लोग, ए और बी दोनों बहुत छोटे होते हैं। अब बताइए अगर ये नेग्लेक्ट हो गया आराम से, प्रेशर कम वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वॉल्यूम के सामने नेग्लेक्ट हो गया,
तो इक्वेशन बन गई P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर टी। अंदर भेजो इसको, तो पी वी प्लस ए अपॉन वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर टी। आर टी डिवाइड करो तो बन जाएगा पी वी अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन आर टी वी, और इधर हो जाएगा आर टी अपॉन आर टी, आर टी कट लेगा। बताओ पी वी अपॉन आर टी क्या बन गया भैया? जेड। इसी को जेड बोलते हैं ना, याद है कुछ एक मोल के लिए? तो ये हो गया जेड, डिफाइन किया था पहले। ये हो गया 1, तो जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से देखिए हो गया जेड प्लस ए अपॉन, एक स्टेप और लिख लो, अच्छा, इज इक्वल टू 1। तो जेड कितना आ रहा है? 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। अब जरा बताओ जेड की अगर ये वैल्यू आ गई तो ये जो आर टी वी है और ए है ये सब पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो क्या जेड 1 से छोटा है इसका मतलब? तो यहां से साबित होता है मेरे दोस्त की जब प्रेशर कम रेंज वाला होता है, लो प्रेशर से मॉडरेट, तो जेड की वैल्यू 1 से कम होती है, इसीलिए इसने डिप नीचे मारा हुआ है। कोई मुझे प्रूव्ड है क्या? हाँ प्रूव्ड है। कहाँ ये प्रूव? कह रही ये कब प्रूव हुआ? जब ये इक्वेशन इस्तेमाल हुई। कह रही ये इक्वेशन कहां से है? ये इक्वेशन पीछे से। पूछेगा ये इक्वेशन प्रूव्ड है? हाँ ये इक्वेशन भी प्रूव्ड है। तो पहले इक्वेशन प्रूव करता हूं, समझ रहे हैं? पहले इक्वेशन प्रूव कर दी, फिर इक्वेशन की मदद से वो ग्राफ प्रूव कर दिया, तो बात बिल्कुल सही है। अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कितनों को बात समझ में आ गई? केस नंबर 2 पे आइए। ये वाला केस डन, ये वाले केस पे आइए। वेरी हाई प्रेशर जोन में जब आप जाएंगे, 22 नंबर, एक मोल के लिए इक्वेशन लिखो पहले तो। ये इक्वेशन डिराइव्ड है, अब इसमें कोई संदेह तो होना नहीं चाहिए। अब ये बताइए जब वेरी हाई प्रेशर जोन में जाएंगे तो प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है। किसके सामने? इतने बड़े प्रेशर के सामने, क्योंकि ए तो वैसे ही बहुत छोटी, ए और बी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं। तो बताइए जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा P इंटू वी माइनस बी अप्रोक्सीमेटली आर टी। ये बन जाएगा पी वी माइनस पी बी, आर टी डिवाइड करो भैया दोनों तरफ। तो ये लो पीवी अपॉन आर टी, ये क्या बन जाएगा? जेड माइनस पीबी अपॉन आर टी अप्रोक्सीमेटली 1। जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? ये भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बताओ वेरी हाई प्रेशर पे जेड की वैल्यू बता दो, तो अब ये टिक करेंगे। बराबर है? अब बताइए ये जेड जो आ गया इसमें चेक करिए, पी बी आर टी ये सब पॉजिटिव है, तो 1 प्लस समथिंग हो रहा है, यानी कि जेड 1 से बड़ा आ रहा है, और जेड 1 से बड़ा रहा है, इसीलिए तो आप कहते हैं कि जब वेरी हाई प्रेशर जोन में जाते हैं तो जेड 1 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए ग्राफ आगे चल के ऐसा डिप मारता है, ऊपर की तरफ उठ के आता है, डिप मार के फिर ऐसे ऊपर आ जाता है। तो ये ऊपर क्यों आ गया, इसका कारण समझ में आ गया? कोई पूछे प्रूव्ड है? करें हाँ प्रूव्ड है। करें कहाँ? ये लो। करें ये कैसे प्रूव हुआ? करें इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन भी मैंने प्रूव की है, तो अब कोई संदेह नहीं है। इसको भी प्रूव किया, फिर इससे ये भी प्रूव किया। तो क्या ये पूरा ग्राफ अब डिफाइन हो चुका है? यहां से यहां क्यों गया? अब बसता ये वाला सेक्टर। हेलो एवरीबॉडी, एक और बात समझ लीजिए। अगर आपने अभी तक वो ग्राफ ढूंढ लिया हो, ढूंढा क्या जो मैंने आपको बताया था कि इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने कहा था ना डाउट में डाल देना, ढूंढा किसी ने? भेजो डाउट में जल्दी से। मैंने जो बनाया वो भेजना, अपना बनाया हुआ नहीं, मैं किसी और के काम पे यकीन नहीं रखता। कोई भेज रहा है क्या? नहीं तो मेरे को बनाना पड़ेगा फिर से दोबारा से। अभी तक कोई नहीं आया भाई मार्केट में। डाउट ओपन तो है? अच्छा नहीं ओपन है क्या? ओहो सॉरी सॉरी। चलो आप भेज दो, जल्दी जल्दी से भेजो फटाफट। यस फास्ट। हाँ भाई ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ चेक करिए। अब क्या आपको ये वाले ग्राफ की समझ डेवलप हो गई? चेक करिए, यहां पे मैंने इस ग्राफ के अंदर प्रूव कर दिया कि जब प्रेशर कैसा होता है, जब प्रेशर लो होता है तो Z1 से छोटा होता है। तो Z1 से छोटा मतलब नेगेटिव डेविएशन,
है ना, क्योंकि आइडियल का तो Z1 होता है, तो Z1 से छोटा का मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन कब है, जब प्रेशर लो है, चेक करिए। तो जब नीचे आप प्रेशर, ये ऐसा बना था ग्राफ, याद है कुछ, तो ये ग्राफ बना था कुछ ऐसा, है ना। तो अब ये बताइए कि जब इस ग्राफ के अंदर आप बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर लो था, तो लो प्रेशर बताइए कौन सा डेविएशन है नेगेटिव, तो रियल गैस देखो पीछे आ रही है, Z1 से छोटा हो गया। और बताइए, ये मैंने प्रूव कर दिया कि जब हाई प्रेशर जोन में जाएंगे तो Z1 से बड़ा हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन दिखना चाहिए। तो चेक करिए, ये हाई प्रेशर जोन में आप यहाँ पहुंच गए, ये देखो प्रेशर बहुत ऊपर आ गया ना, तो गैस, रियल गैस देखो आगे डेविएट कर रही है। इसलिए रियल गैस का ग्राफ यहाँ आगे होता है और यहाँ पीछे होता है। क्या ये ग्राफ इन दोनों बातों से डिफाइन है? और ये दोनों बातें क्या डिराइव्ड हैं किस बात से, इस इक्वेशन से, और ये इक्वेशन भी डिराइव्ड है। तो क्या सारी बातें इस इक्वेशन से निकल आ रही हैं? तो डालिए अगर बात समझ में आ गई तो पूरी, और अब तक नहीं समझे तो आपका टेस्ट खराब है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा खराब है, मतलब क्या ही बोलना, मतलब क्या ही तारीफ करूं आपके टेस्ट की। ठीक है, अब जरा समझिए, एक सेक्टर बचता है ये वाला, इसको भी समझ लेते हैं। ये है सेक्टर नंबर 3, इसको जरा बाहर निकालो भाई। इस पे अगर केस नंबर 3 पे आप बात करें, तो केस नंबर 3 में बताना प्रेशर कैसा है, बहुत ही कम, बहुत ही कम मतलब एकदम नेग्लिजिबल, टेंडिंग टू जीरो टाइप का। देखो, तो वेरी लो प्रेशर मतलब प्रेशर टेंडिंग टू जीरो, तो जब प्रेशर ही आप जीरो की तरफ टेंड करा देंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, एकदम जीरो फोर्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो बताइए रियल गैस किसकी तरफ टेंड करेगी, आइडियल गैस की तरफ। जेड किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ, वही तो कर रहा है। चेक करिए, जेड क्या 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जेड थोड़ी देर के लिए 1 के आसपास है, फिर डिप मारता है, फिर ऊपर जाता है। क्या सारी बातें क्लियर है? तो रियल गैस को आइडियल से मिलाने का दो तरीके होते हैं, एक प्रेशर को बहुत ही कम कर दो, नेग्लिजिबल, दूसरा ये नहीं कर पा रहे हो अगर, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, एकदम भयानक टेम्परेचर, हीट प्रोवाइड कर दो बहुत सारी, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे, वेरी हाई टेम्परेचर, तो बताइए क्या होगा, पार्टिकल बहुत दूर भाग जाएंगे, तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, तो भी रियल गैस आइडियल गैस की तरफ टर्न हो जाएगी। ये भी एक तरीका होता है, और तब भी Z1 की तरफ टेंड होगा। तो बताइए, अगर आप रियल को आइडियल बनाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो प्रेशर या तो बहुत कम कर दें, बहुत ही कम, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें, बहुत ज्यादा। और अगर दोनों काम में से कोई नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बहुत नेग्लिजिबल इसको भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत इनफाइनेटली लार्ज इसको भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा कम कर दें और इसको थोड़ा ज्यादा कर दें, तब भी काम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं LPHT कंडीशन पे, देखिए प्रेशर लो कर दें, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, दोनों का सपोर्ट ले लें, LPHT, तो रियल गैस आइडियल गैस की तरफ टर्न करती है, इसीलिए बात कही जाती है। क्या वो बात भी क्लियर है? सारी बातें समाप्त हैं, एक दो डेफिनेशन और देख लीजिए, खत्म करते हैं। यहाँ पे 3 डेफिनेशन आती है, हालांकि फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन सुन लें। एक आती क्रिटिकल टेम्परेचर, सरफेस में भी इसमें जिक्र होगा। एक आती क्रिटिकल प्रेशर, एक आती क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है TC, क्रिटिकल प्रेशर होता है PC, क्रिटिकल वॉल्यूम है VC। इनकी वैल्यूज देखिए, TC होता है 8A/27 RB, ए और बी वही है जो पीछे लिखे हुए हैं आपको, वॉन डर वाल कांस्टेंट। PC होता है A/27B², VC होता है 3B। इनकी डेफिनेशन लिख लें, पहले वाले पे ये लिख लें, फिर समझ लेते हैं, लास्ट बात है।
पढ़े भी। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है, दो लाइनें समझने खत्म करते हैं। जैसे आप किसी गैस को हीट करते जा रहे हैं ना, तो एक गैस उसको मान लीजिए आप हीट कर रहे हैं, तो एक टेम्परेचर आएगा ऐसा उसकी जिंदगी में जब उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी, हीट करेंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा हर गैस में जिसके ऊपर अगर आप निकल गए तो उसके ऊपर आप कितना भी बड़ा प्रेशर लगा लो वो लिक्विफाई नहीं होगी, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल हो जाते हैं। जिस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विफाई नहीं होती उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं होती। नीचे हो जाएगी लिक्विफाई, वहां नीचे हो जाएगी लिक्विफाई, वहां तक भी हो जाएगी लिक्विफाई, लेकिन उसके ऊपर नहीं होगी। तो पढ़िए डेफिनेशन यही कह रहा है, इट इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय द एलोन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब कितना बड़ा प्रेशर लगा ले, केवल प्रेशर से काम नहीं बनेगा। क्रिटिकल प्रेशर क्या कहता है, क्रिटिकल प्रेशर कहता है भाई साहब यहां के ऊपर लिक्विफाई नहीं होगी, यहां तक तो होगी। तो जब आप क्रिटिकल कंडीशन पे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उस समय जितना प्रेशर चाहिए लिक्विफाई करने के लिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर चाहिए होता है लिक्विफाई करने के लिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूले वगैरह यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। ये वंडरवॉल से ही आया हुआ है, सब फिजिक्स वालों काम वो करेंगे। क्रिटिकल वॉल्यूम का क्या मतलब है भाई, क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब है क्रिटिकल कंडीशन पे टेम्परेचर क्रिटिकल, प्रेशर क्रिटिकल, उस पे जो वॉल्यूम आता है आपकी पाइप उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। खेल खत्म। गोभी के फूल बना लीजिए, कीड़े लगा लीजिए। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है आपका यहाँ पे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना भी, जितना को पढ़ा दिया गया इतना पढ़िए, मस्त रहिए, सवाल लगा लीजिए मॉड्यूल जो मैंने दिया हुआ। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, अगला टर्न यानी कि कल, है ना, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा बताओ।